गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे दोस्तों। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जिसमें 2 स्कीम दे रखी है दोस्तों, ज़बरदस्त स्कीम है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है दोस्तों श्रेष्ठा स्कीम। श्रेष्ठा स्कीम याद रखिए दोस्तों, ये स्कीम सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। कौन से मंत्रालय के द्वारा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है दोस्तों, उसके द्वारा श्रेष्ठा स्कीम स्टार्ट की गई है। सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए। दूसरी चीज़ ये याद रखिए दोस्तों, इस स्कीम को महापरिनिर्वाण दिवस, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि होती है। उस दिन भारत में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और उस अवसर पे सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठा स्कीम स्टार्ट की गई है। याद रखना दोस्तों, ये स्कीम क्या काम करेगी दोस्तों? ये अनुसूचित जाति के समुदाय हैं, उनके जो मेधावी छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा यानी रेजिडेंशियल शिक्षा, क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रदान करने के लिए श्रेष्ठा स्कीम स्टार्ट की गई है दोस्तों। आपको ही पता है कि इस समुदाय के अंदर थोड़ा सा क्या ड्रॉप आउट वगैरह एजुकेशन सिस्टम के अंदर ज़्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति के जो मेधावी छात्र हैं और ख़ासतौर से 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के जो लड़के हैं उनका ड्रॉप आउट कम करना और उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए उनको रेजिडेंशियल शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी श्रेष्ठा स्कीम के तहत। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट स्कीम देखिए दोस्तों, पीएम मित्र पार्क स्कीम। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कीम है दोस्तों, पीएम मित्र पार्क। सबसे पहले तो आपको इसके फुल फॉर्म बता देता हूँ दोस्तों। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेजल, यानी ये दोस्तों पीएम मित्र पार्क है, वो एक इंटीग्रेटेड मेगा इंटीग्रेटेड पार्क टेक्सटाइल जो कपड़ा क्षेत्र के अंदर एक योजना है दोस्तों, जो हाल ही में सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो 2027-28 तक 7 सालों की अवधि के अंदर भारत सरकार के द्वारा 4445 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ दोस्तों इस स्कीम को शुरू किया गया, यानी स्कीम को 2027-28 तक 7 वर्षों के लिए शुरू किया गया दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत यानी पीएम मित्र पार्क स्कीम के अंतर्गत 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन का पार्कों की स्थापना की जाएगी, यानी 7 पार्क बनाए जाएंगे दोस्तों देश के विभिन्न भागों के अंदर। कितने मेगा इंटीग्रेटेड पार्क होंगे ये, और ये इसका 7 वर्षों तक 4445 करोड़ रुपए हैं वो भारत सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। हाँ, इतना बता देता हूँ कि इसका जो वित्त पोषण वगैरह है वो कोई जरूरी नहीं है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वगैरह ही स्थापित किए जाएंगे या ग्रीनफील्ड पार्क ही स्थापित किए जाएंगे। पहले से यदि कोई पार्क है, ठीक है, वस्त्र पार्क वगैरह गवर्नमेंट ने स्थापित कर रखा है, उसी में भी क्या नाम है, उसको भी एक मेगा इंटीग्रेटेड पार्क के अंदर तब्दील करके, यानी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों कोई प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, उनमें 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है उसका निर्माण किया जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये एकीकृत वस्त्र पार्क योजना है और ये इसके अंतर्गत जब 7 ये पार्क बनाए जाएंगे तो सभी की ट्रिपल-P मोड के अंदर, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ एक स्पेशल पर्पज व्हीकल गठित किया जाएगा दोस्तों। ये स्पेशल पर्पज व्हीकल है, ये प्रत्येक पार्क का प्रबंधन करेगा, उसका निर्माण से लेकर आगे तक, जैसे जैसे एक एजेंसी के तौर पे दोस्तों एक स्पेशल प्रयोजन व्हीकल एसपीवी के जरिए विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास होगा। जिस राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा वहाँ पे ये एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से ये पार्क वगैरह है वो दोस्तों मैनेजमेंट होने वाला है। और इसके अंतर्गत देखो दोस्तों, मेगा इंटीग्रेटेड है यानी बड़ा पार्क होगा दोस्तों, उसके अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होंगे और कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी होंगे और अन्य टेक्सटाइल संबंधी जो भी सुविधाएं जैसे डिजाइनिंग सेंटर हो गया, टेस्टिंग सेंटर हो गया, एक तरह का दोस्तों जो बुनियादी आधारभूत सुविधाएं वगैरह रहती है और मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कपड़ा क्षेत्र के अंदर, जैसे डिजाइन सेंटर हो गया, टेस्टिंग सेंटर्स हो गए, या जो कपड़ा वगैरह है उसका कोई इन्फ्लुएंट जो भी ट्रीटमेंट है उसका प्लांट हो गया, प्रोसेसिंग हाउस हो गया, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गया कि भाई नए नए कपड़े वगैरह, इनके नए नए जो मशीन वगैरह है कपड़ा क्षेत्र के अंदर उनका टेस्ट वगैरह करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे। तो एक तरह से आधारभूत परियोजना होगी जो, ठीक है, महंगी महंगी तकनीकें से जुड़े जो आज वर्तमान के अंदर चल रही है दोस्तों कपड़ा क्षेत्र के अंदर,
तो वहाँ पे एक पार्क के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये गवर्नमेंट की योजना है दोस्तों, पीएम मित्र पार्क योजना, और कपड़ा मंत्रालय की है, आपको पता है क्योंकि कपड़ा वस्त्र क्षेत्र के अंदर है दोस्तों। अब अगला देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2021 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपको ही पता है एम.एस. स्वामीनाथन जी है, वो भारत के जो हरित क्रांति है उसके वास्तुकार हैं, ठीक है, और भारत में हरित क्रांति लाने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है। ये दोस्तों 2004 के अंदर इस पुरस्कार की स्थापना की गई। तो सबसे पहली बात याद रखिए, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2004 में स्थापित किया गया था। ये द्विवार्षिक पुरस्कार यानी 2 सालों से एक बार दिया जाता है, ये भी याद रखिए दोस्तों। और ये किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है दोस्तों? जब स्वामीनाथन जी के कृषि रिसर्च वगैरह उस क्षेत्र के अंदर योगदान दिया था, भारत की हरित क्रांति लाने में मदद की थी, तो कृषि क्षेत्र के अंदर अनुसंधान और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है वो 2004 में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये 2 सालों से एक बार दिया जाता है। और अब की बार 2021 में दोस्तों ये तेलंगाना के कृषि वैज्ञानिक है दोस्तों, डॉक्टर प्रवीण राव, इनको एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2021 का ये पुरस्कार डॉक्टर प्रवीण राव को दिया गया है। ये तेलंगाना के दोस्तों, और ये 7वां पुरस्कार है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये 2 सालों से एक बार दिया जाता है, तो ये 7वां पुरस्कार है जो डॉक्टर प्रवीण राव को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। एक और 200 एनजीओ है, सीड्स के नाम से एनजीओ है, वो याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2 सालों में से एक बार दिया जाता है। और अब की बार किसने जीता है? तेलंगाना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण राव को दिया गया। ये चीज़ आप याद रखिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में बात करते हैं। जो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों 2021 का है, वो किसको दिया गया है? एक भारतीय एथलीट है दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। ये रट लीजिए दोस्तों इसको, क्योंकि वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है दोस्तों, बड़ा अवार्ड है। भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को ये पुरस्कार मिला है दोस्तों। ये 2016 के अंदर इनके काम कौन सा काम किया था? 2016 के अंदर दोस्तों इसने युवा लड़कियों को खेल के अंदर प्रोत्साहन करने के लिए खेल अकादमी की स्थापना की थी, और खेल के क्षेत्र के अंदर योगदान के चलते इनको वुमेन ऑफ द अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नाम क्या है दोस्तों? अंजू बॉबी जॉर्ज, याद रखना। और ये जो भारतीय एथलीट है दोस्तों, ये अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इनको 2004 के अंदर पद्मश्री भी मिला था, और बीबीसी लाइफ टाइम सर्वश्रेष्ठ भारतीय एथलीट का भी अवार्ड वगैरह इनको मिल चुका है दोस्तों। तो बहुत ही प्रसिद्ध एक भारतीय एथलीट है, याद रखना दोस्तों। और इनको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। अब अगला गीता गोपीनाथ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा इनको। ये दोस्तों भारतीय अमेरिकी महिला है जिनको 2018 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो IMF है दोस्तों, ब्रेटन वुड संस्था है, 1945 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी। USA के अंदर है दोस्तों, वाशिंगटन के अंदर उसका हेडक्वार्टर। तो गीता गोपीनाथ को दोस्तों 2018 में IMF के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर तैनात किया गया था। कौन से पद पे? चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे। और अभी दोस्तों उनको प्रमोट करके जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसमें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर तैनात कर दिया गया। ये चीज़ याद रखो, ये पहली भारतीय अमेरिकी महिला है जो IMF जैसी संस्था के अंदर इतने बड़े ऊंचे पोस्ट पे गई है दोस्तों, और उनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे अभी नवाजा गया, नियुक्ति की गई है दोस्तों। और डिप्टी जो मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट है, वो जो IMF की सबसे टॉप पोस्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद सेकंड नंबर पे अभी शायद तक क्रिश्चियन नाम से है, क्रिश्चियन लेबार्ड है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनकी सेकंड पोस्ट वगैरह है वो डिप्टी डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। तो इतने ऊंचे बड़े पद पे ऐसी संस्था के अंदर पहुंचना भारत के लिए गर्व की बात है। आज तक भारत तक, लेकिन ये भारतीय अमेरिका महिला है दोस्तों, ये भी याद रखिए। और इनका जन्म कलकत्ता के अंदर हुआ था, अभी USA के अंदर रह रहे हैं। तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कौन तैनात हुआ है? गीता गोपीनाथ, ये याद रखना। अब अगला दोस्तों स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप बता क्यों न्यूज़ के अंदर है? सबसे पहले तो ये बता देता हूँ क्योंकि अभी पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार चाइना और USA के बीच में जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को निर्माण को लेकर एक होड़ सी मच रही है दोस्तों, कि लगातार USA के द्वारा चाइना पे अब
आरोप वगैरह लगा रहा है कि चाइना क्या है कि हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह डेवलप कर रहा है। और अभी पीछे चाइना एक खबर भी आई थी कि चाइना ने यूएसए तक को टारगेट करने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह है वो निर्माण कर लिया दोस्तों। तो ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं दोस्तों, ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी से चाइना के द्वारा बनाई गई है और इसी टेक्नोलॉजी को लेके एक होड़ सी चल रही है। तो आपको मैं थोड़ा सा स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी और जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा अंतर बताऊंगा दोस्तों। आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट शॉर्टकट के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो मिसाइल वगैरह है, जैसे ध्वनि गति की जो मिसाइल है दोस्तों, ध्वनि की जो गति रहती है साउंड की, यानी 330 मीटर प्रति सेकंड, उससे कम रफ्तार की होती है दोस्तों मिसाइल, उसको सबसोनिक कहा जाता है। सबसोनिक मिसाइल वो होती है दोस्तों जिनकी ध्वनि से भी कम गति की होती है, ठीक है। और जो ध्वनि की गति की होती है दोस्तों उसको सोनिक मिसाइलें कहा जाता है। और ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज़ गति से उड़ने वाली जो भी मिसाइलें वगैरह रहती है उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। लेकिन हाइपरसोनिक होती है दोस्तों ध्वनि से 5 गुना ज़्यादा, यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी 1 घंटा के अंदर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं दोस्तों 6174 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो आप देख लीजिए कि इनकी स्पीड वगैरह कितनी है और कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, तभी जाके इतनी मतलब ये कवर कर रही है दोस्तों। तो ये हाइपरसोनिक स्पीड वगैरह है, याद रखना आप, ठीक है। ध्वनि से 5 गुना ज़्यादा होती है दोस्तों। अब अपन दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में बता देता हूँ, ये दोनों टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले दोस्तों क्रायोजेट जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्क्रैमजेट जो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, ये क्या करती है, इसका इंजन वगैरह होता है, ये जो जैसे ही हवा वगैरह के अंदर जाता है दोस्तों तो हवा से ऑक्सीजन आती है, ठीक है, उसको अपने ऑपरेशन वगैरह के अंदर इंक्लूड करता है। मतलब क्या है कि जो हवा से जो ऑक्सीजन वगैरह लेके उसको फ्यूल के तौर पे काम करता है, ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है दोस्तों। जबकि जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी रहती है दोस्तों, उसको जो हवा से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो जबकि स्क्रैमजेट के अंदर हवा से ऑक्सीजन लेके ऑपरेट करता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी रहती है दोस्तों, उसको जो इसका फ्यूल वगैरह रहता है क्रायोजेनिक इंजन के अंदर, वो बहुत ही कम तापमान पर, यानी माइनस से भी कम तापमान पे उसको स्टोरेज करना पड़ता है। जबकि स्क्रैमजेट के अंदर दोस्तों फ्यूल वगैरह आता है, उसको स्टोरेज लो टेम्परेचर में करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये हवा से जैसे जब इसको छोड़ा जाता है तो वातावरण से ऑक्सीजन वगैरह है वो कंबस्टन के तौर पे उसको यूज करता रहता है, फ्यूल के तौर पे यूज करता रहता है। जबकि क्रायोजेनिक के अंदर दोस्तों लो टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर। इसके अलावा ठीक है, जो क्रायोजेनिक इंजन है दोस्तों, ये लो टेम्परेचर के साथ में आराम से क्या है कि मिक्स में कुछ और जो फ्यूल वगैरह मिला के इस क्रायोजेनिक इंजन का काम में लिया जाता है दोस्तों। जबकि ये जो कंप्रेस जो एयर रहती है, यानी ऑक्सीजन वगैरह रहती है, उसको कंबस्टन के तौर पे यूज करके अपनी सुपरसोनिक स्पीड वगैरह बढ़ा लेता है। ये भी याद रखिए। क्रायोजेनिक जो इंजन है दोस्तों, भारत क्या है कि छठा देश था जब भारत के पास क्या है क्रायोजेनिक इंजन है, आपको पता है दोस्तों, विक्रम वगैरह, ठीक है। तो इंडिया विश्व का छठा देश है जिनके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। पहले कौन कौन है दोस्तों, यूएसए, रसिया, फ्रांस, जापान और चाइना, ये 5 देश हैं दोस्तों जिनके पास ऑलरेडी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। जबकि भारत स्वदेशी रूप से छठा देश था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के अंदर, ये याद रखिए दोस्तों। और कॉस्ट ऑफ जो पेलोड इंडिपेंडेंट ऑक्सीडाइजर, यानी जो ऑक्सीडाइजर रहता है कंबस्टन के तौर पे, उससे ये स्वतंत्र रहता है क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी वगैरह रहती है दोस्तों। जबकि स्क्रैमजेट जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास भी है दोस्तों, इंडिया चौथा देश है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी अभी तक दोस्तों यूएसए, रसिया और चाइना के पास थी दोस्तों, और भारत विश्व का चौथा देश है जिसने अपने जो स्क्रैमजेट इंजन के माध्यम से टेस्टिंग वगैरह की थी, याद रखना दोस्तों। और ये दोस्तों कि ऑक्सीडाइजर के तौर पे जब ऑक्सीजन का एयर से प्रयोग कर लेता है, स्क्रैमजेट इंजन वगैरह होता है जब एयर से ऑक्सीजन का प्रयोग करता है तो एक ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी पेलोड वगैरह जो फ्यूल वगैरह स्टोरेज करते हैं उसमें ऑक्सीडाइजर जो कंबस्टन के तौर पे काम करता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हवा से क्या है कि ऑक्सीजन प्राप्त करके और ज़्यादा स्पीड वगैरह बढ़ाता रहता है। तो एक तरह से पेलोड की जो वजन वगैरह है दोस्तों स्क्रैमजेट के अंदर वो कम लोड करना पड़ता है। जबकि क्रायोजेनिक जो है उसको बहुत लो टेम्परेचर के अंदर ऑक्सीडाइजर भी उसको साथ में डालना पड़ता है ताकि कंबस्टन के तौर पर आगे काम आ सके, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर के अंदर स्टोरेज फ्यूल वगैरह रहता है, उसको कंबस्ट करना भी एक अपने आप में क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो इसलिए ये क्रायोजेनिक से भी बहुत ज़्यादा एडवांस है।
स्क्रैमजेट इंजन वगैरह। तो ये टेक्नोलॉजी थी दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताया। और आपको एक बता देता हूँ कि दोस्तों मैं कल संडे को जो नवंबर 2021 की क्रोनोलॉजी है उसका सार लेके आने वाला हूँ दोस्तों। मैं 4 से 5 वीडियो के तरह 15 से 20 मिनट के वीडियो रहेंगे, और जो क्रोनोलॉजी के अंदर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी रेलेवेंट टॉपिक वगैरह रहेंगे और उसको शॉर्टकट करके यानी सार संग्रह आपके लिए क्रोनोलॉजी का कल संडे को लाने वाला हूँ दोस्तों। आप लगातार जुड़े रहिए दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद।